नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करेंगे मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल के बारे में जिसका समय जो है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का है। अब समझते हैं कि मौर्य काल का क्या स्थिति है। देखिए, मौर्य काल जो है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये तीनों वंश के पतन के बाद मौर्य वंश आया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण वंश रहा। मौर्य वंश के जानकारी के मुख्य स्रोत निम्न प्रकार है। ऐसे बताया गया है कि मौर्य वंश के जानकारी के मुख्य दो आधार हैं, मुख्य दो स्रोत हैं। एक आपका साहित्यिक स्रोत और दूसरा आपका पुरातात्विक स्रोत है। अब समझते हैं कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से स्रोत आते हैं। तो पहला आपका है साहित्यिक स्रोत। अब समझते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। पहला इसके अंतर्गत आपका अर्थशास्त्र है, जिसके लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों इन्हीं का नाम है। चाणक्य कह सकते हैं इन्हें, या कौटिल्य कह सकते हैं, या विष्णुगुप्त कह सकते हैं। आपसे सवाल पूछेगा एक ऑब्जेक्टिव में कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, या अर्थशास्त्र किनके द्वारा लिखा गया है। तो अर्थशास्त्र जो है चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, या इनका दूसरा नाम कौटिल्य कह सकते हैं, या विष्णुगुप्त। कौटिल्य जो है इनके गोत्र का नाम है। अब समझते हैं कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखा है वह किस प्रकार का पुस्तक था, अर्थशास्त्र में किस चीज़ की जानकारी बताई गई। तो उस समय बताया गया कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है जिसका संबंध राजनीति से था। मौर्य वंश की जो भी राजनीतिक व्यवस्था थी वह सभी जानकारी चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। दूसरा आपका है इंडिका। इंडिका जो है पुस्तक है जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, जो कहाँ के थे? यूनान के थे। ठीक, जो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजे गए राजदूत थे। अब समझते हैं मुद्रा राक्षस, ये भी एक पुस्तक है जिसके लेखक विशाख दत्त हैं। अब ये कब लिखे इसका काल सीमित नहीं है। तीसरा आपका है चौथा पुराण। पुराणों की संख्या 18 है, ये भी जो है मौर्य काल की जानकारी देती है। नेक्स्ट आपका है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य इसके अंतर्गत त्रिपिटक आते हैं बौद्ध साहित्य के अंतर्गत। अब त्रिपिटक कितने हैं? त्रिपिटक कितने? देखिए, त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। तो त्रिपिटकों की संख्या कितनी है? 3 है। अब पूछेगा आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में कि त्रिपिटक के नाम बताएं, या त्रिपिटक कौन कौन से हैं उन्हें लिखें। त्रिपिटक 3 हैं। एक आपका विनय पिटक, दूसरा आपका सुत्त पिटक, एवं तीसरा आपका अभिधम पिटक। यानी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि त्रिपिटकों की संख्या कितनी है, तो 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम पिटक। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं जातक कथा, देववंश एवं महावंश, अंगुत्तर निकाय इत्यादि। ये सभी बौद्ध साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं जो मौर्य काल की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट आपका है जैन साहित्य। इसे आगम भी कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आपसे सवाल यह पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग एवं 10 प्रकीर्ण एवं 14 पर्व आते हैं। ये जैन साहित्य के अंतर्गत ही ये सभी आते हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण एवं 14 पर्व आते हैं। फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए, हर्यक वंश जो है मौर्य काल यानी मौर्य वंश की स्थापना होने से पहले, मौर्य वंश की जो स्थापना हुई 322 ईसा पूर्व के समय, तो उसके पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश, ये तीनों वंशों के पतन के बाद, ये तीनों वंशों के बाद मौर्य वंश आया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा।
मौर्य वंश की जानकारी के मुख्य स्रोत दो हैं जो आप लोग को अभी हम साहित्यिक स्रोत के बारे में बताएं समझाएं। अब दूसरा आपका टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत। दूसरा क्या है? पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं समझेंगे। अशोक के अभिलेख, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अशोक के अभिलेख आते हैं। देखिए पुरातात्विक स्रोत का मतलब यह होता है जो बनाए गए बहुत सारे भवन, स्तूप या पृथ्वी के अंदर से निकले हुए बहुत सारे साक्ष्य प्रमाण, जैसे अशोक के अभिलेख है जो बहुत सारे प्राप्त हुए हैं, ये भी जो है मौर्य वंश की जानकारी देते हैं। भवन है, स्तूप हैं, गुफा हैं, मृदभांड है इत्यादि, ये सभी जो है पुरातात्विक स्रोत हैं। जूनागढ़ का अभिलेख भी है जो मौर्य वंश की जानकारी देती है। ये सभी जो है आपके मौर्य वंश के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। अब समझते हैं आगे मौर्य वंश के पहले क्या रहा, तो समझेंगे। मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश के पहले नंद वंश रहा। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था जो भारत का प्रथम गैर क्षत्रिय राजा था। समझेंगे ध्यान से फिर, मौर्य वंश के पहले किस वंश का शासन चल रहा था? आपसे ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ सकता है कि मौर्य वंश के पहले, मौर्य वंश के पहले, मौर्य वंश के पहले किस वंश का शासन चल रहा था? तो मौर्य वंश के पहले नंद वंश का शासन चल रहा था। अब नंद वंश के किस शासक को पराजित कर, नंद वंश के किस शासक को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना हुई? तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना हुआ था। यानी यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो घनानंद है जो भारत का प्रथम गैर क्षत्रिय राजा था। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है कि भारत का प्रथम गैर क्षत्रिय राजा कौन था? भारत का प्रथम गैर क्षत्रिय राजा जो थे घनानंद थे। एक पहले का नियम था कि प्रत्येक राजा का एक पुरोहित हुआ करते थे जो उन्हीं के उपदेश या उन्हीं के कहे हुए नियमों का वो राजा पालन करते थे। अब समझते हैं आगे अभिलेख के बारे में। अभिलेख कहते किसको हैं? अभिलेख है क्या? अभिलेख का डिफिनीशन तो समझेंगे, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर लिखे गए लेख को, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख से आप क्या समझते हैं? तो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहा जाता है। या आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? तो उसे अभिलेख कहते हैं। अब समझते हैं अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेख शास्त्र कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। नेक्स्ट आपका है भारत के पुरातत्व विभाग की अभिलेख। भारत के पुरातत्व विभाग की अभिलेख अध्ययन शाखा की स्थापना कब हुई? भारत के पुरातत्व विभाग की अभिलेख अध्ययन शाखा की स्थापना कब हुई? तो वो 1886 ईस्वी में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि भारत के पुरातत्व विभाग की अभिलेख अध्ययन शाखा की स्थापना कब हुई? तो 1886 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि प्राचीन भारत का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था जो संस्कृत के लिए प्रसिद्ध था। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? तो वो संस्कृत के लिए प्रसिद्ध था और जो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था। इसी विश्वविद्यालय में कौटिल्य जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में संस्कृत आचार्य के लिए प्रसिद्ध थे। अब समझते हैं मौर्य काल की ओर थोड़ा प्रवेश कर रहे हैं। मुख्य बात यहाँ पे यह है कि घनानंद के शासन काल में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर आया था। आप सभी सिकंदर का नाम सुने होंगे कि सिकंदर बहुत ही प्रभावशाली शासक था जो किसके शासन काल में आया?
आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि सिकंदर भारत किसके शासनकाल में आया। सिकंदर भारत किसके शासनकाल में आया, तो वो घनानंद के शासनकाल में आया था। अब पूछेगा कि सिकंदर भारत आया कब आया था, तो वो 326 ईसा पूर्व में आया था। आप ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक्स के, 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी 3 की पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 6, यानी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आया था। लेकिन आया तो था, लेकिन वह ब्यास नदी से ही लौट गया लेकिन वह लौट गया। इसी खुशी में अब जैसे ही सिकंदर लौटा वैसे ही घनानंद जो शासक था काफ़ी खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। और इसी खुशी में घनानंद एक समारोह रखी, पार्टी रखी, जिसमें सभी क्षेत्र के विद्वानों को या बहुत सारे ऐसे मंत्रीगण को आमंत्रित किए। उस समारोह में चाणक्य भी उपस्थित हुए। अब चाणक्य उपस्थित हुए तो चाणक्य के साथ हुआ क्या जी, तो समझते हैं। चलिए बात करते हैं अब मौर्य वंश की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुआ और इस वंश की स्थापना में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी रही। मौर्य वंश की स्थापना ये समझ गए कि नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर नंद वंश की स्थापना हुई। तो किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ क्या था। एक घटना है कि एक ऊपर बात किए हैं कि घनानंद जो है, घनानंद के शासन काल में ही 326 ईसा पूर्व यानी 3 2 6 3 दूना 6 यानी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर आया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिकंदर किसके शासनकाल में आया, तो घनानंद के शासन। तो जैसे वह लौट गया वैसे ही घनानंद उस खुशी में एक समारोह रखी थी, उस समारोह में चाणक्य भी उपस्थित हुए। लेकिन चाणक्य को खुद राजा घनानंद आमंत्रित नहीं किए थे। जैसे ही घनानंद जो है उस चाणक्य को देखे तो वैसे ही वह क्रोधित हुआ। सभी भोजन पे बैठे हुए थे भोजन करने के लिए। उस समय चाणक्य भी भोजन के लिए बैठे। जैसे ही भोजन के लिए बैठे और उस चाणक्य को घनानंद देखे कि ये भी आए हुए हैं तो तुरंत पूछे कि इसे कौन आमंत्रित किया है। तो चाणक्य इस बात को सुनकर बहुत ही आश्चर्य किए कि इतने बड़े राजा होते हुए भी मुझे इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं। और उन्हें मतलब घनानंद जो है चाणक्य को अपमान कर और उन्हें पूरे साम्राज्य से निकाल देने की घोषणा की। और उसी समय वह चाणक्य क्रोधित होकर लौट गए। लेकिन लौटते समय एक बहुत बड़ी प्रण रखी कि और अपनी शिखा को, टिकी को बांध ली कि मैं जब तक इस घनानंद के साम्राज्य को मैं समाप्त नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उसी समय वह लौट करके बहुत ही एक योजना बनाई और योजना बना करके और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करके, आर्थिक चीज़ को पूर्ति करके वह जो है एक सैनिक दल बनाई। और सैनिक दल को बना करके अब उनका एक समस्या है कि सैनिक दल तो बन गई पर यह साम्राज्य चले तो कैसे चले, सैनिक को चलाए कैसे जाए, कि प्रत्येक सैनिक को चलाने के एक राजा की आवश्यकता होती है। और कौटिल्य खुद एक राजा नहीं बन सकते हैं क्योंकि वह ब्राह्मण थे, पंडित थे। इसके लिए वह राजा की तलाश में ही थे। कि एक दिन की बात है कि वह एक रास्ते से गुजर रहे थे तो हुआ क्या कि एक कुछ लड़कों के बीच में राजा और सिपाही की खेल हो रही थी। कुछ लड़कों के बीच में राजा और सिपाही की खेल हो रही थी। उसमें से एक लड़का राजा बना हुआ था और बाकी सिपाही थे। जो लड़का राजा बना हुआ था उसका नाम था चंदू, जो राजा बन करके एक राजा होने के नाते एक बहुत ही अपना सही कर्तव्य निभा रहा था। इस सभी घटना को देख करके चाणक्य बहुत ही खुश हुए और उन्हें ऐसा लगा कि यह जो लड़का है यह हमारे योग्य है और यह हमारे सैनिक दल को संभाल सकता है भविष्य में। उसी समय चाणक्य जो है उस लड़का को उसके माता पिता के पास ले गए और ले जाकर बोले कि यह लड़का जो है मुझे चाहिए क्योंकि मैं इसे राजा बनाना चाहता हूँ। मैं इसे अपने पास रख कर मैं इसे एक साम्राज्य का राजा बनाना चाहता हूँ। उनके माता पिता भी इस बात से खुशी हुए और वह उस लड़का चंदू को चाणक्य को सौंप दिए। चाणक्य जो है उस लड़का चंदू को लेकर के आए और उन्हें हर प्रकार की शिक्षा दी और राजा होने के जो भी नियम, ज्ञान, बुद्धि
कल बल छल कह सकते हैं, शस्त्र विद्या से लेकर हर प्रकार की विद्या चाणक्य ने उस चंदू नाम लड़का को दिए। वह चंदू लड़का जो है चंद्रगुप्त मौर्य बन गया। वह चंदू नाम का लड़का क्या बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य। और उस पूरे सैनिक दल का एक मेन राजा की तरह अपना कर्तव्य निभाना शुरू कर दिया। 322 ईसा पूर्व में तो वह राजा बने थे। उसके पहले घटना और घटा क्या कि बार बार जो है चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से सैनिक दल को लेकर के घनानंद के साम्राज्य पर हमला करते रहे, बार बार हमला करते रहे, पर वह बार बार पराजित हो जाते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से सैनिक दल को लेकर के, सैनिकों को लेकर के घनानंद के साम्राज्य पर हमला करते, फिर वह पराजित हो जाते, हमला करते और पराजित हो जाते। इससे वह काफ़ी हमेशा जो है दुखी भी होते। यहाँ तक कि सारी जनता भी दुखी रहती है। सब घनानंद के साम्राज्य की सभी जनता भी चाहती थी कि घनानंद का शासन अब समाप्त हो जाए, और यह ऐसा होता नहीं था। ऐसा होता इसलिए नहीं था कि चाणक्य जो है हमेशा घनानंद के बीच में ही हमेशा वार करते थे, बीच में ही हमला करते थे। उन्हें यह समझ में नहीं आती थी कि हमला करे तो कैसे करे। एक दिन की बात है कि चाणक्य जो है एक रास्ते से गुजर रहे थे और आराम के लिए कह सकते हैं कि एक घर के पास रुक गए। रुकने के बाद एक महिला अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। तो उसमें एक उस महिला की एक बेटा था जो खिचड़ी दी खाने के लिए। तो जिस बर्तन में दी, उस बर्तन खिचड़ी गर्म था। जैसे वह लड़का जो है उस खिचड़ी को खाने के लिए शुरुआत किया तो वह थाली के बीचों बीच से उठाया और उसका हाथ जल गया। वह चिल्लाकर अपनी माँ को बोला कि माँ मेरी हाथ जल गई। तो उस माँ ने बोली अपने बेटे को कि तुम चाणक्य की तरह ही मूर्ख हो कि चाणक्य जिस प्रकार से घनानंद के साम्राज्य पर बीच में हमला करता उसी प्रकार से तू बीच में से खा रहे हो। बीच में से खाओगे तो हाथ तो जलेगी ही, तुमको किनारे से खाना चाहिए। वह महिला ने इस तरह की बात बोली। यह सारी बात जो है चाणक्य सुन ही रहे थे। उन्हें भी इस बात का महसूस हुआ कि हम भी बार बार गलती करते हैं कि घनानंद के बीच में साम्राज्य के बीच में हमला करते हैं और हम पराजित हो जाते हैं, जो मुझे नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से यह लड़का जो है बीच में से खाना शुरू किया और उसका हाथ जल गया और किनारे से खा रहा, और उसकी माँ बोली कि जैसे तुम किनारे से खाओगे तो पूरा खा भी जाओगे और तुम्हारी हाथ भी नहीं जलेगी। चाणक्य ने भी ऐसा सोचा कि मैं भी किनारे से हमला करूँगा तो पूरा साम्राज्य भी मेरे हाथ हो जाएगी और हम पराजित भी नहीं होंगे। ऐसा ही किए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से पूरे सैनिक दल को लेकर के, और ऐसे करते करते घनानंद के साम्राज्य एक दिन समाप्त हो गया और 322 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजगद्दी पर बैठ गए। और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। और मौर्य वंश का संस्थापक यही लगा हुआ है। इसलिए घर में रह करके, सुरक्षित रह करके, परिवार के साथ रह करके पढ़ाई को जारी रखें। और जो भी समस्या हो आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड करें। इस तरह से सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं उसको हम सॉल्व करते रहेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज इसी तरह से हम समझाते रहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि देश में प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके लिए हम सोचे कि अब यह पढ़ाई शुरू कर देना ही सही रहेगा। और एक और बात देखिए, घर में रहना कोई गलत बात नहीं है। घर में रहकर भी हम हर काम को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आज कोरोना मानिए तो एक तरह से देश पर एक आक्रमण के जैसा कह सकते हैं कि हमला कर रहा है पूरे मानव सभ्यता पर। एक तरफ कोरोना है और एक तरफ पूरा विश्व के देश सभी लोग इससे तड़प रहे हैं। कोरोना एक मानिए थर्ड वर्ल्ड वार की तरह जो है, एक तरफ कोरोना और एक तरफ पूरा देश है। लेकिन इससे भी हम लोग को हार नहीं मानना है। घर में रह करके, सुरक्षित रह करके अपने कार्य को पूरा करेंगे। एक देखिए, इतिहास हमें बताती है कि जब देश मेरा गुलाम था तो बहुत सारे क्रांतिकारी जेल में बंद रहकर फांसी पर चढ़ करके अपने देश को आज़ाद दिलाएं। तो उसी प्रकार से आज हम सभी भी घर में रहकर भी अपने देश को बचा सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हम यही सुरक्षित हैं जो मुझे
देश हित में है। देश हित में जो कार्य करे वही सबसे पहला धर्म माना जाता है। और देश हित में अभी वही काम है कि घर में रह करके सुरक्षित रहें और अपने आप को बचाएं और देश को बचाएं। ठीक है, फिर कल आप लोग हम आगे बताएंगे।